इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होती है, मनी मार्केट क्या होती है, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट क्या है, कौन रेगुलेटर्स हैं इन मार्केट्स के। ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट का स्ट्रक्चर जब हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज है क्या फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट है कि जब हमें फंड की जरूरत होगी, मनी की जरूरत होगी, ठीक है, तो जिस मार्केट में हम जाएंगे वो होगी हमारी फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है। जिस प्रकार से हमको जब वेजिटेबल्स की जरूरत होती है, सब्जी की जरूरत होती है, तो हम सब्जी बाजार जाते हैं क्योंकि हमारे घर में सब्जी खत्म हो गई है, तो हम कहाँ जाएंगे, सब्जी बाजार जाएंगे, सब्जी खरीदने जाएंगे। इसी तरह जब हमारे पास मनी खत्म हो जाता है, ठीक है, तो और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, किसी इंडिविजुअल के पास, किसी बैंक के पास अगर मनी खत्म हो जाता है तो वो कहाँ जाए, तो ये सारे लोग जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में मनी को परचेज करने। ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये एक ब्रॉडर व्यू मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल मार्केट है वो क्या है। इट इज ए प्लेस वेयर यू कैन बाय मनी। ठीक है। अब जैसे कि ये फाइनेंशियल मार्केट है, इसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है तो इसका रीजन होगा क्यों ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हुई। तो सबसे पहली चीज क्या है कि कोई भी मार्केट, जितनी भी मार्केट होती है, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सेग्रीगेटेड होती है। ठीक है। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जब हमें शॉर्ट फंड्स की जरूरत होती है, शॉर्टर टाइम ऑफ पीरियड के लिए फंड्स की जरूरत होती है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, फ्रॉम 1 to 90 days, इसको हम बोलते हैं शॉर्टर पीरियड। सॉरी, जब हमको 1 to 90 days के लिए, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, इतने दिनों के लिए जब मनी की आवश्यकता होती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, तो वो जाता है मनी मार्केट। ठीक है। और मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। जब भी बैंक को मनी की आवश्यकता होगी, मनी कम पड़ जाएगा, उसके पास एसेट लायबिलिटी का मिसमैच हो जाएगा, ठीक है, मतलब उसकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी और एसेट कम हो जाएंगे, ठीक है, तब उसके क्या होगा, लिक्विडिटी क्रंच हो जाएगा। मतलब लिक्विडिटी क्रंच का मतलब क्या, उसके पास नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए, बैंक के पास जब नॉर्मल बिजनेस चलाने के लिए पैसे की कमी होने लग जाएगी, तब वो जाएगा मनी मार्केट के पास मनी उठाने। ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस मनी मार्केट के अंदर कौन कौन सी सब मार्केट्स हैं। ठीक है। तो ये हमारी फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स में, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या है कि पूरी तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, इसके रेगुलेटर रेगुलेट करता है इसको, और ये प्रॉपरली प्रोसीजर्स पॉलिसीज फॉलो करने वाली मार्केट है। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं देख लीजिए। इसमें सबसे पहले टी बिल्स, जिसे हम ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं, कॉल मनी होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कॉमर्शियल बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स। ये इतना जो पार्ट आप देख रहे हो ये है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का। वन बाय वन डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे इसके कंसेप्ट को आप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रेजरी बिल्स के बारे में। क्या होते हैं ट्रेजरी बिल्स? होते हैं जिस, सबसे पहले जान लीजिए ट्रेजरी बिल्स आपको इशू कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करता है और ये डिवाइडेड है तीन टाइप की मैच्योरिटीज में। ठीक है। ये तीन तरह की मैच्योरिटीज में इशू करता है, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। और इस पे जो इंटरेस्ट लगता है ट्रेजरी बिल्स पे, वो मार्केट फोर्सेस डिपेंड करती हैं। अब ये आप जान लीजिए कि मिनिमम अमाउंट 25,000 है और 25,000 के मल्टीपल्स में इसको इशू कराया जाता है। और आरबीआई इसका ऑक्शन कंडक्ट करता है एवरी वेडनेसडे को। ठीक है। तो यहाँ पे आरबीआई जो है आपका एज ए एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, एज ए एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, आरबीआई इसको ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शन को कंडक्ट करता है। मतलब ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन कंडक्ट कर रहा है आरबीआई, बट ट्रेजरी बिल्स इशू कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट।
ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कंफ्यूजन होता है कि ट्रेजरी बिल्स इशू करता है आरबीआई, नहीं, ट्रेजरी बिल सिर्फ ऑक्शन करता है आरबीआई, इशू हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ट्रेजरी बिल के बारे में, ये जनरली जब इशू होते हैं तो ये फेस वैल्यू में, ये जनरली ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कूपन सिक्योरिटीज, ठीक है। जीरो कूपन सिक्योरिटीज का मतलब क्या है कि जो भी इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं प्रोवाइड होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल 91 डेज की ट्रेजरी बिल्स जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए है, फेस वैल्यू है ₹100, मतलब एक्चुअल जो वैल्यू है ट्रेजरी बिल्स की 100 रुपए है, लेकिन इसको इशू करता है सेंट्रल गवर्नमेंट मान लीजिए 98.20 पे, तो ये हो गई आपकी डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है, ये हो गई डिस्काउंट वैल्यू। तो जब ये मैच्योर होगा तब आपको फेस वैल्यू का रिटर्न मिलेगा, मतलब कि जो रिटर्न होगा वो क्या होगा, ट्रेजरी बिल का जो रिटर्न होगा वो होगा फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट वैल्यू, ठीक है, मतलब 100 रुपए का ट्रेजरी बिल था जो कि इशू करना था गवर्नमेंट को, उसने आपको डिस्काउंट में 98.20 के डिस्काउंट पे दिया, बट आफ्टर मेच्योरिटी आपको मिलेगा कितना, उसकी फेस वैल्यू ही मिलेगी, फर्दर और कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो जान लीजिए ये जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है। नेक्स्ट कॉल मनी पे आते हैं। कॉल मनी क्या है, कॉल मनी वो मनी है जब बैंक को इमीडिएट जरूरत पड़ती है, ऑन डिमांड जरूरत पड़ती है, और ओवरनाइट मनी के लिए बैंक कॉल मनी की तरफ जाता है, मतलब कि जब वन डे की रिक्वायरमेंट, वन डे की मेच्योरिटी होती है इसकी, ये देख लीजिए, द ड्यूरेशन ऑफ द कॉल मनी इज ओनली वन डे, मतलब मान लीजिए रातों रात बैंक के पास अगर पैसा खत्म हो गया, एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गई, तो वो कॉल मनी के पास, कॉल मनी के थ्रू मनी उठाता है। तो ये देख लीजिए क्या कारण है कॉल मनी के पास जाने के बैंक्स के, जब उसकी एसेट लायबिलिटी का मिसमैच हो जाएगा, जब सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए उसका पैसा कम पड़ जाएगा उसके पास, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जिसे बोलते हैं, और जब मान लीजिए कोई सडन डिमांड ऑफ फंड्स हो जाए बैंक के पास, मान लीजिए एकदम से सडन डिमांड हो गई पैसे की, ठीक है, तब क्या होगा, वो कॉल मनी के पास जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ कि क्यों कॉल मनी की जरूरत पड़ती है, जो सडन डिमांड ऑफ फंड्स कब हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं बैंक के पास, आपने 1 लाख रुपए का एफडी खोला 5 इयर्स के लिए, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा, आपका जो, सॉरी, ये 1 लाख रुपए इसको फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, उस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको, उससे आपको वो इंटरेस्ट पे करता है, जनरली ऐसा ही होता है। तो जब 1 लाख का एफडी, 1 लाख का जो रुपए थे उसने फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दिया, मान लीजिए आपको सडन जरूरत पड़ी फंड की, आप आ गए और आपने बोला भाई मेरा पैसा दो, मेरा पैसा मुझे 5 साल के लिए नहीं रखना, मुझे 1 साल बाद ही आप पहुंच गया कि मुझे दे दो, पेनल्टी काट के ही दे दो। तो ये होती क्या है, सडन डिमांड ऑफ फंड। तो इस तरह की जो सडन सिचुएशंस हो जाएंगी, इस समय क्या आप करेगा, बैंक के पास जो भी पैसा होगा उसे वो देना पड़ेगा कस्टमर को, तो उसके पास जो एक्चुअल पैसा होना चाहिए, जो उसको सीआरआर के लिए मेंटेन करना था, एसएलआर के लिए मेंटेन करना था, उसमें कमी पड़ जाएगी डेली बेसिस पे। तब वो क्या करेगा, कॉल मनी के पास जाएगा, वहां से पैसा उठाएगा। बट कॉल मनी क्या है, कॉल मनी मार्केट फोर्सेस के, मार्केट पे जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है उस पे वो लोन के फॉर्म में बैंक को पैसा देती है, मतलब इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत हाई होता है, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट होता है ये बहुत ज्यादा हाई होता है। तभी आज के टाइम पे कॉल मनी का इस्तेमाल बैंक्स बहुत ही कम करते हैं, और जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है उसके चलते जो रिपो और रिवर्स रिपो
ठीक है, रिपो, रिवर्स रिपो, इन दोनों टूल्स का ज़्यादा यूज़ होता है। रिपो के थ्रू पैसा उठाती है जो कि आरबीआई कंडक्ट करता है रिपो ट्रांजैक्शन, और एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसमें भी ओवरनाइट पैसा उठाते हैं बैंक्स, ठीक है, और इस पे इंटरेस्ट रेट भी रेगुलेटेड रहता है। तो इस वजह से कॉल मनी की जो अब यूज़ है धीरे धीरे कम होने लग गया है। अब बात कर लेते हैं इसके पार्टिसिपेंट्स कौन है। तो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं आरआरबी को छोड़ के, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और प्राइमरी डीलर्स हैं, वो इसके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कॉल मनी से पैसा उठा सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए कितने तरह के मनी होते हैं। कॉल मनी जैसे मैंने बोला 1 डे की मैच्योरिटी पे होगा ओवरनाइट, नोटिस मनी होता है 2 to 14 डेज पे, और टर्म मनी होता है 15 डेज एंड मोर पे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होती है, इसको सीओडी भी हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है? इट इज नथिंग बट ए फिक्स्ड मैच्योरिटी डिपॉजिट। जैसे कि आपकी एफडी होती है फिक्स्ड डिपॉजिट, इट इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। इसको आप बोल सकते हैं नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये, और ये डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू करा जाता है, और इसको हम एक और फॉर्म में बोलते हैं यूजेंस प्रॉमिसरी नोट। अब ये होता क्या है एक्चुअल में, इसको इशू कौन कौन कर सकता है? जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं इसको आरआरबी, इसको भी आरआरबी नहीं कर सकता, लोकल एरिया बैंक्स हैं, और जितने भी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनको आरबीआई ने परमिट करा है इशू करने के लिए, वो इसको इशू कर सकते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इशू किन किन लोगों को होता है? वो होता है इंडिविजुअल्स को, कॉरपोरेशन को, कंपनीज को, ट्रस्ट को, फंड्स को, एसोसिएशंस को, और एनआरआईज को भी हो सकता है, प्रोवाइडेड वो उस फंड को रिपैट्रिएट ना करें, मतलब दूसरी कंट्री में फंड ट्रांसफर ना करें। नेक्स्ट, इसमें मिनिमम अमाउंट 1 लाख है और मल्टीपल 1 लाख में इसको इशू करा जाता है, और इसकी मेच्योरिटी 7 days to 1 year है कॉमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक्स के लिए 7 to 1 years है, और अदर देन कॉमर्शियल बैंक्स जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए नॉट लेस देन 1 year to नॉट मोर देन 3 years। नेक्स्ट इसका ये देख लीजिए, 3 तरह के आप देख रहे हैं रिटर्न्स होते हैं, डिस्काउंटेड, मार्केट बेस्ड, फिक्स्ड और फ्लोटेड। डिस्काउंटेड मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट पे आपको इशू करेगा और उसकी फेस वैल्यू पे आपको मेच्योरिटी आपको फेस वैल्यू के फॉर्म में मिल जाएगी। तो मतलब एक्चुअल में ये नो रिटर्न टाइप के भी होते हैं। मार्केट बेस्ड फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट भी इस पे मिलता है और फ्लोटेड भी मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीडीज के अगेंस्ट में लोन नहीं ग्रांट कर सकते, मतलब एज ए सिक्योरिटी इसको, जैसे फिक्स डिपॉजिट को सिक्योरिटी रख के लोन दिया जाता है, उस तरह इनको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को के अगेंस्ट में लोन नहीं ग्रांट होता। और दूसरी चीज, अपने खुद के सीडीज नहीं खरीद सकता बैंक, ठीक है, बिफोर मैच्योरिटी। नेक्स्ट, कॉमर्शियल बिल्स की अगर हम बात करें, कॉमर्शियल बिल्स क्या हैं? ये तब जनरेट होते हैं जब कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन होता है, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी ट्रांजैक्शन होगा, उस केस में कॉमर्शियल बिल्स का यूज होता है। और ये जनरली, जैसे मैंने बोला सेलर बेयर का यहाँ पे कंसेप्ट है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंपोर्टर है, उसको इंपोर्ट करना है कुछ, तो वो एक्सपोर्टर को बिल देगा, ठीक है, एक्सपोर्टर जो होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सिनेरियो आपको बताता हूँ, ये एक्सपोर्टर है बंदा, ये इंपोर्टर है बंदा, इसको कुछ गुड्स चाहिए, ठीक है, गुड्स के लिए ये क्या करेगा, इसको बिल थमाएगा, ठीक है, इसको बिल देगा कि भाई इतना बिल हुआ तुम्हारा, जब तुम मुझे ये बिल का अमाउंट पैसा दे दोगे तब मैं तुम्हें गुड्स दे दूंगा, ठीक है, तब मैं तुम्हें गुड्स को एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो बिल का ये जो ट्रांजैक्शन है ट्रेड का फ्रॉम वन कंट्री टू अदर कंट्री, इसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल बिल्स, ठीक है। और इसकी जो वैलिडिटी मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 to 6 मंथ्स ही होती है। नेक्स्ट, कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? कॉमर्शियल पेपर जो है अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, और ये जनरली कॉरपोरेशन इशू करती हैं अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट करने के लिए। अब कौन इसको इशू कर सकता है? जैसे मैंने बोला आपको, कॉरपोरेट्स तो कर सकते हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, प्राइमरी डीलर्स हो गए, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए,
ठीक है, मतलब बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब कर सकते हैं इशू सीपीस को। और इसकी भी मेच्योरिटी आप देख लीजिए 7 days to 1 year होती है, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। नेक्स्ट अब क्वेश्चन आता है कि कौन इनमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज और आपके कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है, रजिस्टर और इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो सकते हैं, और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज भी हो सकती हैं, एनआरआईज भी कर सकते हैं इसमें, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसको इशू कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट। जब कॉर्पोरेट इसको इशू कर रहा है, इसीलिए इसको एनआरआईज और एफआईआईज भी आसानी से यूज कर सकते हैं, इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बात आती है क्या हर तरह के कॉर्पोरेट इसको इशू कर सकते हैं, इशू करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो नहीं। इसके लिए 3 कंडीशन है। उनका जो टेंजिबल नेट वर्थ है कंपनी का, वो 4 करोड़ से लेस देन नहीं होना चाहिए। दूसरा, इनका जो सैंक्शन वर्किंग कैपिटल है वो किसी अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सैंक्शन होना चाहिए उनका वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल आपको मैं बता दूं, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एक तरह का एक शॉर्ट टर्म लोन होता है, जो शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि जनरली कंपनीज को दिया जाता है उनका बिजनेस, डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए, ठीक है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब एक साइकिल कैसे होगी, ये मनी है, मनी से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से आपने सेमी फिनिश्ड गुड्स बनाए, सेमी फिनिश से आपने फिनिश गुड्स बनाए, फिनिश गुड्स के बाद आपको बिल रिसीवेबल हुआ, और उसके बाद आपको रिटर्न मिला। तो ये जो फुल साइकिल कंप्लीट होगी ये होगी वर्किंग कैपिटल की साइकिल, ठीक है। तो ये आपको इसके लिए पर्टिकुलर कोई बैंक ने सैंक्शन करा हो। दूसरा, आपका जो बोरोवल अकाउंट है वो स्टैंडर्ड कैटेगरी में होना चाहिए, एनपीए वगैरह नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, कैश मैनेजमेंट बिल की अगर हम बात करें तो इसको सबसे पहले इशू करा गया था 12 मई 2010 में, तो काफी रिसेंट ये कैश मैनेजमेंट बिल का कंसेप्ट आया है। इसका पर्पस क्या है, जब गवर्नमेंट को टेम्परेरी कैश की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मान लीजिए टेम्परेरी बेसिस पे उसके पास कैश फ्लो, कैश खत्म हो जाता है, मनी खत्म हो जाता है, तब वो इस बिल को इशू करता है। और इसको इशू कौन करता है, आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, इसकी मेच्योरिटी लेस देन 90 डेज होती है, और इनमें भी ये इनका भी सेम ट्रेजरी बिल्स की तरह इंटरेस्ट रेट होता है कि डिस्काउंट पे ये इशू होते हैं और रिडीम इनको फेस वैल्यू पे करा जाता है, मतलब ये भी जीरो कूपन है। इनको आप बोल सकते हैं दीज आर जीरो कूपन सिक्योरिटीज, इन पे कोई एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलता। और इनका जो टेन्योर मैच्योरिटी जिसकी बात हम करें, या आप बोल लीजिए जो नोटिफाइड अमाउंट है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ सीएमबीज डिपेंड करता है कि किस तरह की कैश रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की, ठीक है। नेक्स्ट, सीएमबीज जो होते हैं वो एसएलआर सिक्योरिटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, मतलब बैंक्स को आपको पता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट एसएलआर के कंपोनेंट्स हैं, सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गोल्ड के फॉर्म में है, ठीक है, और डिफरेंट तरह के कुछ फॉर्म ऑफ कैश भी रखना होता है। तो जब सीएमबीज में इन्वेस्ट करते हैं बैंक्स, तो वो एज अ पार्ट ऑफ एसएलआर का भी वो काउंट हो जाता है, ठीक है, एज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में वो भी सीएमबीज में इन्वेस्टमेंट काउंट हो जाता है बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की। ये तो हमने बात करी थी ऑर्गेनाइज्ड की, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड में क्या क्या चीजें आती है, हुंडीज, ये बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है, इसके बारे में बताऊंगा मैं क्या है। मारवाड़ी, इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, स्मॉल बिग बिजनेसमैन, ठीक है। अब इंडिजीनियस बैंकर्स क्या होते हैं, इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं, अगर आप सेंट्रल बैंकिंग इंक्वायरी कमेटी की माने, तो इंडिजीनियस बैंकर एक कोई भी इंडिविजुअल प्राइवेट फर्म हो सकती है जो किसी तरह का डिपॉजिट रिसीव करे और हुंडीज में डील्स करे, ठीक है, या फिर अपने को लैंडिंग मनी में इंगेज करते हैं, मतलब लेंड करे, लोन दे आपको, ठीक है, रिसीव करे डिपॉजिट और लोन दे, मतलब एज ए बैंक।
और इंडिजीनियस हमारा मतलब है लोकल। इंडिजीनियस का जो एक्चुअल मतलब होता है वो है लोकल, आपके लोकल लोकल बैंक, एक तरीके से लोकल अथॉरिटी। आपकी मान लीजिए आसपास का जो कोई इंस्टीट्यूशन है जो आपको हल्का फुल्का फाइनेंस प्रोवाइड करता है, वो एक तरीके से इंडिजीनियस बैंकर्स के फॉर्म में हो सकता है। अब ये 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है ब्रॉडली, जिसे हम बोले, जो कि बैंकिंग बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व होते थे उन्हें मुल्तानी बैंकर्स बोलते थे। जो बैंकिंग के साथ साथ ट्रेड करते थे उनको मारवाड़ी और बंगालीज बोलते थे। और जो कि ट्रेड में और लिमिटेड बैंकिंग बिजनेस करते थे, ये भी एक तीसरी कैटेगरी थी। अब इंडिजीनियस बैंकर्स डिफरेंट नेम से मशहूर हैं भारत में। चेन्नई में इनको चेटीस कहते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में इन्हें साहूकार, महाजन और खतनीस बोलते हैं, मुंबई में शॉप्स और मारवाड़ी बोलते हैं, और बंगाल में सेठ्स एंड बनियास बोलते हैं। इंडिजीनियस बैंकर और मनी लेंडर्स में क्या अंतर है ये देख लीजिए। इंडिजीनियस बैंकर पूरी तरह से डिफरेंट है मनी लेंडर से। मनी लेंडर बैंकर नहीं होते, ठीक है। उनका मेन पर्पस होता है मनी लेंड करना अपने ओन फंड से, मतलब आपको लोन देना अपने पास जो उनके पास फंड है उससे। और वहीं इंडिजीनियस जो बैंकर होते हैं वो लेंड भी करते हैं और पब्लिक का मनी एज ए डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों में। अब हुंडीज की बात कर लेते हैं। हुंडीज क्या होती है? तो हुंडीज एक तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जनरली इसको ट्रेड और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस में यूज किया जाता था। और जब भी हमें ट्रांसफर करना होता था फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, पहले अकाउंट्स नहीं होते थे, एक प्लेस टू वन प्लेस टू अनदर हम करते थे। और जनरली ट्रेड के केस में कर रहे हैं तो मान लीजिए एक सिटी टू दूसरी सिटी, ठीक है, समुंदर पार, इस टाइप के ट्रांजैक्शंस जो होते थे उनको हम हुंडीज में करते थे। और एज ए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भी हम इसे यूज करते थे। और ट्रेड ट्रांजैक्शन मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे मान लो ट्रेड के केस में इसको यूज करते थे। अब बात कर लें कि हुंडी बेसिकली क्या है। हुंडी एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ चेक आप कह लीजिए, जिसमें कि एक पर्सन जो होता है वो प्रॉमिस करता है कि मैं जो हूं इतना डेज के बाद इस पर्टिकुलर डेट में इतना रुपए, ठीक है, इस पर्टिकुलर पर्सन को दे दूंगा। जैसे कि आप देख रहे हो ये 2500 की हुंडी है जिसमें लिखा है 86 डेज के बाद इस पर्टिकुलर डेट को, 86 डेज के बाद इस पर्टिकुलर डेज को मैं प्रॉमिस करता हूं कि सेठ भगवान दास को 2500 रुपए दे दूंगा इन कैश, ठीक है। ये एक तरीके से क्या हो गया, प्रॉमिस हो गई, जिसपे स्टैम्प टाइप का लगा रहता है, बॉम्बे प्रोविंस आप देख रहे हो, और हुंडी का ये अपना सिंबल रहता था, ठीक है, और ये स्टैम्प वगैरह लगा हुआ है। तो ये होती थी हुंडी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। जैसे मैंने बोला आपको, मैंने अभी तक आपको बताया मनी मार्केट को करता था रेगुलेट आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन ये जो है अनऑर्गेनाइज मनी मार्केट, इनका रेगुलेटर कोई नहीं था, क्योंकि ये अपने हिसाब से काम करते थे। इंडिजीनियस बैंकर्स का भी कोई रेगुलेटर नहीं था, क्योंकि ये लिमिटेड बैंकिंग प्रोवाइड करते थे, बट इनका कोई रेगुलेटर नहीं हुआ करता था। मनी लेंडर और स्मॉल बिग बिजनेसमैन जो कि अपने फंड से ही मनी को लेंड करते थे, तो ये हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया करते थे, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता था। आपके लिए लोन लेना काफी टफ हो जाता था, काफी कॉस्टली हो जाता था, ठीक है। अपने मन मुताबिक ये लोग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे, मतलब इनका कोई रेगुलेटर नहीं था, इनका कोई भी रेगुलेटर नहीं हुआ करता था, नो रेगुलेटर, अपने मन मुताबिक। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट की। कैपिटल मार्केट को सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन रेगुलेट करता है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कैपिटल मार्केट होती क्या है, यहां मैंने बताया था आपको शॉर्ट टर्म फंड के लिए है ये। शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है आपको शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है, तो हम जाते हैं मनी मार्केट में। यहां हमें लॉन्ग टर्म फंड की जरूरत होती है। लॉन्ग टर्म फंड मतलब आपको बिग इन्वेस्टमेंट करना है और ज्यादा दिन के लिए करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 10 साल 15 साल 20 साल। तो जो मार्केट होती है तब हम जाते हैं कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक तरीके से होती है पूंजी, ठीक है।
किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कैपिटल की आवश्यकता होती है, मतलब वो मनी जो कि उसके बिजनेस को चलाती रहे, वो क्या होता है, कैपिटल। वो स्टार्टिंग का मनी जिससे कि उसकी नींव रखी जाए किसी कंपनी की, पूंजी एक तरीके से जिसे हम बोल रहे हैं हिंदी वर्ड में, वो होता है आपका कैपिटल। ठीक है, तो अब कैपिटल डिवाइडेड है आपके दो पार्ट में, नॉन सिक्योरिटीज मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन सिक्योरिटीज मार्केट की। नॉन सिक्योरिटीज मार्केट में आपका आता है म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, बैंक डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड्स और स्मॉल सेविंग्स फंड। ठीक है, तो इसमें हम बात करें अगर नॉन सिक्योरिटीज मार्केट की, तो नॉन सिक्योरिटीज मार्केट वो होती हैं जो कि फिक्स डिपॉजिट्स टाइप में इन्वेस्टमेंट करें, बैंक डिपॉजिट्स में करें, प्रोविडेंट फंड्स में करें और स्मॉल सेविंग्स में करें। और ये जो इन्वेस्टमेंट होता है नॉन सिक्योरिटीज मार्केट में, ये जनरली फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है जो कि रिस्क फ्री होता है और बहुत ही लो रिस्क होता है इनमें। ठीक है, और इनका जो रिटर्न भी होता है वो बहुत हाई नहीं होता है, क्योंकि जब आप रिस्क ही नहीं लोगे तो आपका रिटर्न लिमिटेड होगा। ठीक है, बट ये इन्वेस्टर के लिए आइडियल होते हैं क्योंकि एक सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। अब आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करोगे अगर 5 साल के लिए, तो आपको पता है 5 साल के बाद आपको इतने इंटरेस्ट रेट पे, मान लिया 9% इंटरेस्ट रेट पे आपको, आपने इन्वेस्ट करा 5 लाख रुपए, तो आपको फॉर एग्जाम्पल 9% इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के बाद आपको 7.5 लाख मिलेगा। ठीक है, ये आपको पता है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, देयर इज नो रिस्क एट ऑल। तो इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इसकी कैटेगरी क्या है, नॉन सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो अब डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड एक तरीके का ऐसा फंड है जिसमें हम एक प्रोफेशनली मैनेज ट्रस्ट है, जिसमें हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को इकट्ठा करके, उनके मनी को इकट्ठा करके एक साथ में इन्वेस्टमेंट करते हैं सिक्योरिटीज में। सिक्योरिटीज किस तरह की होती है? स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स और शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉमोडिटीज, जैसे मान लीजिए गोल्ड सिल्वर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे आपने देखा, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के मनी को हमने लगा दिया, पूल कर दिया, कहाँ? एसेट। और ये मनी लगाता कौन है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी लगाती है, जो कि एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करती है, जिसको पूरा एक्सपर्टाइज होता है कि इनके मनी को किस स्टॉक्स में, किस सिक्योरिटीज में, किस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाया जाए कि जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न मिले। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिटर्न मिले। ठीक है, और ये जो रिटर्न होता है फिर पास बैक हो जाता है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, या हम जैसे जो इन्वेस्टर हैं जिनको नॉलेज ना हो कि भाई कैपिटल मार्केट में या स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे लगाना है, उनके लिए ये एक्सेस, उनके लिए रीचेबिलिटी बढ़ा देता है म्यूचुअल फंड। क्योंकि आपको फिर इंडिविजुअल किसी कंपनी में जाके उसके स्टॉक शेयर को मॉनिटर नहीं करना, उसके स्टॉक शेयर के प्राइसेस को मॉनिटर नहीं करना, आपको नहीं पता करना कि कौन सा स्टॉक अच्छा है कौन सा खराब है, क्योंकि ये काम आपका कौन करेगा? फंड मैनेजर करेगा। ठीक है, जो एसेट मैनेजर मैनेजमेंट कंपनी का फंड मैनेजर है वो करेगा। वो पूरा उसको एक्सपर्टाइज होता है किस फंड में आपका पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, जब किस पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाना है, और डाइवर्सिफाइड फॉर्म में पैसा लगाता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन में कुछ अमाउंट लगा दिया, एजुकेशन सेक्टर में, कुछ आईटी सेक्टर में लगा दिया, कुछ केमिकल सेक्टर में लगा दिया, कुछ स्टील सेक्टर में लगा दिया। तो अगर मान लीजिए एक में आपका नुकसान होता है तो बाकी 3 के फायदे से आपका पैसा जो है रिकवर हो जाएगा, आपका पैसा अच्छा खासा आपको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है म्यूचुअल फंड का। और इसमें भी टैक्स सेविंग फंड भी होता है, जिसको हम ईएलएसएस बोलते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, इसको भी हम दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लमसम मतलब एक बार में अपना पैसा दे दिया, और एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फंड मतलब इंस्टॉलमेंट में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको 3 साल की मैच्योरिटी होती है, 3 इयर्स की मैच्योरिटी में आपको टैक्स रिटर्न मतलब टैक्स सेविंग मिलती है 80 सीसी के अंदर। ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के थ्रू एलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना टैक्स सेविंग के लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं सिक्योरिटीज मार्केट की। सिक्योरिटीज मार्केट आपकी डिवाइडेड है दो पार्ट में, प्राइमरी मार्केट और
सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी सिक्योरिटीज मार्केट कौन कौन सी है, इसमें क्या चीजें आती हैं, आईपीओ जिसे हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं, बुक बिल्डिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं आईपीओ क्या चीज होती है। आईपीओ एक तरीके से क्या है, जब भी कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है, आपको पता ही है किसी भी कंपनी को खोलने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को, अपनी कंपनी को के शेयर्स को पब्लिक में इशू करती है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। ठीक है, तो जैसे ही इशू करती है पब्लिक को, उसके लिए उसे आईपीओ इशू करना पड़ता है, जिसको हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। आईपीओ के थ्रू वो अपने शेयर्स को पब्लिक को दे देती है, जिससे कि पब्लिक की ओनरशिप भी हो जाती है उसकी कंपनी में इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। जितना वो शेयर्स खरीदेंगे उस हिसाब से उनकी ओनरशिप हो जाएगी। ठीक है, जिसको हम न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं आईपीओ को। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कंपनी है, एक कंपनी है एबीसी, जिसकी वैल्यूएशन है 50 लाख की ये कंपनी है, इसको 40 लाख रुपए और चाहिए फर्दर अपनी कंपनी को चलाने के लिए। तो ये क्या करेगा, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से 1 लाख शेयर पब्लिक को इशू कर देगा। ठीक है, कुछ इसी टाइप से होता है इन्वेस्टमेंट। तो क्या होगा, जितना उसको फंड जरूरत है वो उतना उसको मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जिस हिसाब से उसको रिक्वायरमेंट उस हिसाब से वो अपना आईपीओ इशू कर देगा। और सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, जब भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने कैपिटल को इशू करती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, मतलब फर्स्ट टाइम इशू करती है पब्लिक को, उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और जब सेकेंड टाइम करती है तो उसे बोलते हैं एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये जनरली होता है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, जैसे मैंने बोला आईपीओ प्राइमरी मार्केट में ही करे जाते हैं, जिससे कि वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, नंबर ऑफ शेयर्स, प्राइस रेंज ऑफ शेयर्स, ये सारी चीजें मेंशन होती हैं। और दूसरा जो कंसेप्ट मैंने बताया आपको बुक बिल्डिंग का, जिसे हम बुक बिल्डिंग बोलते हैं। बुक बिल्डिंग क्या चीज है, बुक बिल्डिंग होती है कि बुक बिल्डिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें कि हम जनरेट करते हैं, कैप्चर करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं इन्वेस्टर की डिमांड। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन्वेस्टर की डिमांड को हम कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और देखते हैं कि कितने रुपए के हिसाब से वो हमारे शेयर को खरीद सकता है, हमारी कंपनी के टाइप के शेयर्स को वो खरीद सकता है। मान लीजिए हमारे एजुकेशन सेक्टर में हमारी कंपनी है, तो हमको ये एक अंदाज लगाना पड़ेगा अपने एक्सपर्टाइज के थ्रू कि भाई हमसे रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उन्होंने अपने शेयर्स कितने दाम पे लगाए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजों की एनालिसिस जो होती है वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहलाता है। नेक्स्ट आता है प्राइवेट प्लेसमेंट। जैसे हमने देखा कि हम अपने जब भी कंपनी पब्लिक को इशू करती है तो उसे हम आईपीओ बोलते हैं। और जब पर्टिकुलर रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स को ही अपने कैपिटल को रेज करने के लिए अपनी सिक्योरिटीज को सेल करती है, पर्टिकुलर सेलेक्टेड इन्वेस्टर्स को, तो उसे प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं। और इसमें जनरली जिस तरह के प्राइवेट स्मॉल इन्वेस्टर्स को, सॉरी पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को जो इन्वेस्ट करती है वो कौन कौन से होते हैं, लार्ज बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, पेंशन फंड्स हो गए। ठीक है, तो प्राइवेट प्लेसमेंट पब्लिक इशू से कैसे डिफर है, क्योंकि ये अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में नहीं शेयर करता, जबकि पब्लिक आईपीओ जो होता है वो ओपन मार्केट में शेयर करता है और पब्लिक को इशू करता है। नेक्स्ट आती है हमारी सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का क्या इंस्ट्रूमेंट है, इक्विटी, डेब्ट और कमोडिटी डेरिवेटिव। अब इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करें तो इक्विटी मार्केट क्या है, इक्विटी से मैं आपको बता दूं, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट को ही हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट। ठीक है, इक्विटी का मतलब होता है एक सेंस ऑफ ओनरशिप। किसी भी बिजनेस में
एक सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो जो भी शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, इसको हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट। डेब्ट मार्केट क्या होती है? डेब्ट मार्केट होती है जब भी इन्वेस्टर डेब्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, बाय और सेल करता है, और जनरली ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं दो पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइडेड है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज आती हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड की मार्केट। नेक्स्ट आता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट जनरली जो आपके प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर है, ठीक है, उनमें ट्रेड करता है रेदर देन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। मतलब कि जैसे कि आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इस तरह के जो कमोडिटीज हैं उनकी जो मार्केट्स हैं उसको करता है। ये आपकी दो तरह की जो कमोडिटीज हैं, सॉफ्ट कमोडिटीज आपकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, और जो आपकी हार्ड कमोडिटीज हो गई वो गोल्ड और ऑयल हो गई। नेक्स्ट आता है डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट इस तरह की एक फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें कि अदर फॉर्म ऑफ एसेट से हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। ठीक है, इसमें कि अदर फॉर्म ऑफ एसेट से हम डिराइव करते हैं कि हम कैसे आगे का ट्रांजैक्शंस करेंगे, जैसे कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शंस, स्वैप्स, इस तरह के चीजें हैं। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आज की डेट में किसी कंपनी का शेयर है जो कि $73.50 पे है, मुझे इसको खरीदना है। ठीक है, मुझे इसके मान लीजिए 1000 शेयर खरीदने हैं जिसकी वैल्यू कितनी है? 73.50। बट मैं डर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक साल के बाद, 1 ईयर के बाद, आफ्टर 1 ईयर इसकी वैल्यू कम हो जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, जो एक स्पेक्टेटर बोल लीजिए, स्पेक्यूलेटर बोल लीजिए, ब्रोकर बोल लीजिए, वो हमारे लिए क्या अरेंज करेगा? वो अरेंज करेगा कि हमें $73.50 पे ही एक साल के बाद उसका रिटर्न मिले। मतलब कि हम चाहते हैं एक साल के बाद भी हम $73.50 पे ही इसके शेयर को खरीद लें, मतलब हमारा रिटर्न फिक्स रहे, हमें एक साल के बाद लॉस ना हो, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे शेयर घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर घट गया, ठीक है, तो ये भैया जो भी स्पेक्यूलेटर है, ब्रोकर है, उसका फायदा है, लेकिन अगर बढ़ गया तो आपका फायदा है। ठीक है, तो इसमें स्टॉक मार्केट में हमारी कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो इस केस में जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है, और जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें और फ्यूचर में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा ओवर द काउंटर होता है, मतलब डायरेक्टली होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होता है। ठीक है, लेकिन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है हमारा, ये स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया कि एक साल के बाद मैं इन शेयर को इसी दाम पे खरीदूंगा। ठीक है, ये शेयर की वैल्यू घटनी नहीं चाहिए, सॉरी बढ़नी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्राइस मूवमेंट से डर के मैंने क्या करा, 73.50 के ही रेट पे, जो आज का रेट है, उस पे एक साल के बाद मैंने बुकिंग कर ली। मैंने क्या कर लिया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव मार्केट। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मार्केट का। इसके जितने भी कंपोनेंट्स थे मैंने आपको शॉर्ट्स में समझा दिए कि क्या होता है मनी मार्केट, क्या होती है कैपिटल मार्केट, फर्दर ये कितने सब मार्केट्स में सेग्रीगेटेड है।